देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जवाहर नगर के दमाईगुड़ा में वाक़ स्कूल से एक 10 साला तालिबा जो जुमेरात को लापता हो गई थी, उसकी लाश जुमे को करीबी झील से बरामद हुई। NTR नगर के सरकारी स्कूल में जेर तालीम इंटू नामी इस तालिबा को कल इसके वालिद ने स्कूल छोड़ा था। ताहम ये तालिबा क्लासरूम में ही अपना बैग और टिफिन बॉक्स छोड़कर कहीं चली गई थी। स्कूल में इंदू ने सहेलियों से कहा था कि वो करीब में वाक़ एक दुकान को जा रही है, वो उसके साथ आए। ताहम इंदू की सहेलियों ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो तन्हा ही चली गई। शाम तक वापस न होने के बाद मुतफक्किर वालिदैन ने तमाम मुमकिन मकामात पर इस तालिबा को तलाश किया। बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। जवाहर नगर पुलिस ने गुमशुदगी का एक केस दर्ज करते हुए 2 स्पेशल टीम्स तश्कील दी थी ताकि इस तालिबा को तलाश किया जा सके। पुलिस राय ने बताया कि स्कूल के अतराफ और नाफ के CCTV फुटेजेस का भी जायजा लिया गया। एक आखिरी फुटेज में देखा गया कि ये तालिबा झील की सिमत जा रही है। बाद झील की तलाशी ली गई, जिसमें जुमे की सुबह तालिबा की लाश बरामद हुई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया गया। आज तालिबा के अफराद खानदान, रिश्तेदारों और मकामी अवाम ने पुलिस पर अदम कार्रवाई का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। एहतजाजियों का इल्ज़ाम है कि तलाशी ऑपरेशन में ताख़ीर की वजह से इस बच्ची की मौत हो गई। उन्होंने इंदू की मौत पर भी शुबहात का इजहार किया और पुलिस से जामे तहकीकात का मुतालबा किया। दूसरी जानिब पुलिस ओहदेदारों का दावा है कि तालिबा के जिस्म पर जख्म के कोई निशानात नहीं है। ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही मौत की हकीकी वजूहात का पता चल पाएगा। भारत राष्ट्र समिति के 4 अरकान असेंबली की खरीदी की कोशिश के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने वाले हुक्मरान पार्टी के रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बेंगलुरु के कदीम केस की तहकीकात के हिस्से के तौर पर पूछताछ के लिए तलब किया है। हल्का असेंबली तानपुर के BRS रुकन पायलट रोहित रेड्डी ने ही मोइनाबाद पुलिस में 26 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करवाई थी कि बीजेपी के मुबैना 4 एजेंट्स ने उनके पार्टी के 4 अरकान असेंबली को भारी रकम के एवज खरीदने की कोशिश की है ताकि उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया जा सके। मरकजी तहकीकाती एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पायलट रोहित रेड्डी के अलावा अदाकारा रकुल प्रीत सिंह को भी 19 दिसंबर को ही पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस जारी की। रुकन असेंबली BRS ने भी ED की तरफ से नोटिस मौसूल होने की तस्दीक कर दी और कहा कि वो इस नोटिस के जवाब में 19 दिसंबर को ED के रूबरू हाजिर होंगे। इस दौरान एक मकामी अदालत ने अरकान असेंबली की खरीदी की कोशिश के सिलसिले में रोहित रेड्डी का बयान कलमबंद किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की जेर क़यादत तश्कील शुदा SIT इस केस की तहकीकात कर रही है। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि बेंगलुरु के गोविंदपुरा पुलिस ने ड्रग केस के सिलसिले में बेंगलुरु की एक अहम तरीन शख्सियत को हिरासत में लिया था और रोहित रेड्डी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अराजी की एक मामलात के लिए पार्टी में शिरकत की थी। जराये ने बताया कि बेंगलुरु पुलिस ने 26 फरवरी को नाइजीरिया के 2 शहरियों को इन इत्तलात के बाद गिरफ्तार किया था। माफ कीजिएगा, ये 26 फरवरी 2021 को नाइजीरिया के 2 शहरियों के इत्तलात के बाद गिरफ्तार किया था कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकारों के अलावा दूसरे अफराद को मंशियात सरबराह किए हैं। उनमें से कई अफराद से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। सदर भारत राष्ट्र समिति और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमे को पार्टी के कौमी दफ्तर का दौरा किया, जिसका 2 दिन कबल ही नई दिल्ली में वाक़ SP मार्ग पर इफ्तिताह अमल में लाया गया था। चीफ मिनिस्टर तकरीबन 1:38 पर ऑफिस पहुंचे और अपने चेंबर में बैठते हुए अरकान पार्लियामेंट, मुख्तलिफ रियासतों की किसान एसोसिएशनों के कायरीन के साथ कुछ देर तक बातचीत भी की। बाद BRS सरबराह ने कॉन्फ्रेंस हॉल का मायना किया। दूसरे कायदीन को इस दफ्तर में अलाउट करदा चेंबर्स का भी चीफ मिनिस्टर ने मायना किया और मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी। बाद BRS सरबराह को पार्टी के कई कायदीन और कारकुनों ने मुबारकबाद दी जो उनसे मुलाकात के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। दफ्तर का पूरा अहाता जय भारत, जय KCR और जय BRS के नारों से गूंज रहा था। कायद पार्लिमानी पार्टी के केशव राव, N नागेश्वर राव और दूसरे कई अरकान पार्लियामेंट और पार्टी कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान मौसूला इत्तला में बताया गया कि कौमी दारुल हुकूमत में
बीआरएस के दफ्तर के इफ्तिताह के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर अब अपनी तमाम तर तवज्जो मुल्क भर में पार्टी की सरगर्मियों को वुसअत देने पर मरकूज कर दी है, जहां उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों के लिए इंचार्जेस को मुकर्रर करने का भी फैसला किया, जो न सिर्फ मुताल्लिका रियासतों में बीआरएस की पॉलिसियों और प्रोग्रामों से अवाम को वाकिफ करवाएंगे, बल्कि उन इक़दाम के जरिए पार्टी के तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम भी किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि उन रियासतों में ऐसे कायदीन इंचार्जेस के तौर पर मुकर्रर किए जाएंगे जो अवाम के दरमियान शोहरत रखते हों, बिलखुसूस हिंदी बोलने वाले कायदीन को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि बीआरएस पार्टी को कभी शिकस्त होने वाली नहीं। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ करीमनगर के जलसे आम में जेपी नड्डा ने बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा था कि बहुत जल्द बीआरएस में तब्दील होने वाली है। उनके इस बयान से ही यह वाज़ेह हो गया कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी यकीनी है, क्योंकि बीआरएस का मतलब रज़ाकाराना तौर पर सबूतदोश होना है। जब तक बीआरएस पार्टी रज़ाकाराना तौर पर सियासत से सबूतदोश नहीं होती, तब तक इस पार्टी को शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने करीमनगर के जलसे आम में बीजेपी के रियासती कायदीन की जानिब से तहरीर करदा स्क्रिप्ट को पढ़कर सुनाया, लेकिन वो उस तहरीर पर गौर नहीं किए। उन्होंने जेपी नड्डा की जानिब से बीआरएस हुकूमत पर इंतखाबी वादों से मुनहरिफ होने के इल्ज़ाम को मज़ाक का खैज करार देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा कर दिया। మీరేం చెప్పినారు? ఒక్కొక్కరి అకౌంట్లో 15 లక్షలు ఇస్తామన్నారు, నల్లధనం తెస్తామన్నారు, ఏడాదికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు, రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేస్తామన్నారు, ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఇస్తామన్నారు. ఏవి ఒక్కటన్నా అయిందా? ఏవి దాని లెక్క చెప్పండి, వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయండి. దాని మీద ఎందుకో మాట్లాడరు? ఎందుకు మాట్లాడరు దాని మీద? చెప్పండి వాటి విషయాలు. ఇంకా నడ్డా గారు వచ్చి తెలంగాణలో చెప్తారు. నీ సొంత అడ్డ హిమాచల్ ప్రదేశ్ నిన్న కాక మొన్న బొక్కబొర్ల పడ్డావు. నువ్వు నీ సొంత రాష్ట్రాన్ని నువ్వు నిలబెట్టుకోలేకపోయినావు. నువ్వు వచ్చా తెలంగాణలో ఇంకేదో పెద్ద డైలాగులు సాల్ ద్వారా ఇవా మాట్లాడేది. ఒక జాతీయ నాయకుడా మాట్లాడేది? అంశాల మీద మాట్లాడింది. మీరు ఏం మేలు చేశారో చెప్పండి, మేమేం మేలు చేశామో మేం చెప్తాం. మేమేమైనా తప్పు చేస్తే చెప్పు. ఉత్త సెంటిమెంటు సొల్లు పురాణం తప్ప ఒక్కటన్నా ప్రజలకు పనికొచ్చిన మాట మాట్లాడినారా? ఒక జాతీయ అధ్యక్షుడి స్థాయిలో మాట్లాడినారా? ఏంది మీరు చేసింది? ఇంకా మునుగోడులో ఓడిపోయినా ఇంకా మీకు జ్ఞానోదయం కాలే. ఓ ఏం మాట్లాడిరు మునుగోడులా? అయిపోయా, గెలిచిపోయా. ఎన్ని మాట్లాడిరు మీరు? ఇప్పటికైనా జ్ఞానోదయం తెచ్చుకోండి. ఇదే నడ్డా గారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా అదే మునుగోడులో మేము ఫ్లోరోసిస్ హాస్పిటల్ గతాన్ని కొబ్బరికాయ కూడా కొట్టివి కదా, ఏమైపోయింది దాని సంగతి ఏదో చెప్పవచ్చు. అరే ఇంత పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడొచ్చా ఒక జాతీయ అధ్యక్షుడు? కేంద్ర వైద్య మంత్రిగా వచ్చి స్వయంగా తమరే మునుగోడులో ఫ్లోరోసిస్ హాస్పిటల్ కడతా అని కొబ్బరికాయ కొట్టిపోదివి. 5 ఏళ్ళైనా నువ్వు కొబ్బరికాయ కొట్టినానికే దిక్కులేదు. ఇంకా నువ్వు వచ్చి మాట్లాడితే తెలంగాణ ప్రజలు నిన్ను ఎట్లా నమ్మాలి అని నేను అడుగుతున్నా. 5 ఏళ్ల కింద మీరు కొట్టిన కొబ్బరికాయ సంగతి ఏంటో చెప్పండి. ఎప్పుడు పెట్టారు ఆ ఫ్లోరోసిస్ రీసెర్చ్ సెంటర్? ఎప్పుడు పెట్టారు? ఎప్పుడు ఆసుపత్రి కడతారు? చెప్పండి నడ్డా గారు. దాని గురించి ఎందుకో మాట్లాడారు. तेलंगाना बीजेपी के कायदीन ने आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को शुरू कर दिया है। उसी के हिस्से के तौर पर आज नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के दफ्तर में पार्टी की कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में तेलंगाना बीजेपी उमूर के सेक्रेटरी तरुण चुग के अलावा बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और कोर कमेटी के अरकान विवेक वेंकट स्वामी, DK अरुणा, विजय शांति, मुरलीधर राव और दूसरों ने शिरकत की। राय के मुताबिक कोर कमेटी के इजलास में मरकजी हुकूमत की स्कीमात को आवाम तक पहुंचाने का फैसला किया गया। इसके अलावा बंडी संजय की पदयात्रा को जारी रखते हुए घर घर बीजेपी के प्रोग्राम्स और मरकजी हुकूमत की स्कीमात पहुंचाने पर जोर दिया गया। तरुण चुग ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वो रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का सामना करने के लिए भी तैयार रहे, अवामी मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल करते हुए उनकी यकसोई के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के इक़दाम करें। 7 जनवरी को बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा रियासत के कायदीन के साथ वर्चुअल मीटिंग मुनक्किद करेंगे, जिसमें बूथ कमेटियों के जिम्मेदारों को मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए जाएंगे। तरुण चुग ने कहा कि रियासत में 34,600 बूथ कमेटियां हैं। हर एक बूथ कमेटी में बीजेपी कारकुनों को शामिल किया गया है। हर कमेटी में 21 कारकुन शामिल है। इस तरह रियासत भर में बूथ कमेटियों के अरकान 7,26,600 हैं। उन तमाम के साथ जेपी नड्डा वर्चुअल खिताब करेंगे।
नायब सदर ऑल इंडिया किसान मोर्चा कोरंडा रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला चंद्रशेखर राव ने किसानों के कर्जेजात माफ करने का ऐलान किया था, लेकिन उसको रूबे अमल लाने के बजाय घरानी पोर्टल मुतारिफ करवाया गया, जिससे किसानों से उनकी अराजियात छीन ली गई। जबकि कांग्रेस ने अपने 10 साल दौरे इख्तिदार में किसानों को कई तरह की सहूलियात फराहम की थी, उसको टीआरएस ने बरकरार रखने के बजाय उल्टा किसानों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। అనే పద్ధతిలో భూ సంస్కరణలు, భూసేకరణ చట్టం ఇవి విప్లవాత్మకమైన సంస్కరణలు తీసుకొచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత టిఆర్ఎస్ అనుకోకుండా అధికారానికి వచ్చింది. అధికారానికి వచ్చినప్పటి నుంచి 14లో అధికారానికి వస్తే 17 నుంచి ఈ భూముల వ్యవహారం దీన్ని కేసీఆర్ గారు అతి తెలివిగా అన్ని ఇంటింటికి సమాచారం తెప్పించుకొని దగ్గర పెట్టుకొని చాలా తెలివిగా నేను భూముల రికార్డుల ప్రక్షాళన చేసి అందరికీ న్యాయం చేస్తాననే మాట హామీ ఇచ్చిండు. 17లో హామీ ఇస్తే 22లో ఉన్నాం. సరే, మేము కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఏ రోజు కూడా మేము దీన్ని రాజకీయం చేసుకోలే. న్యాయం జరగాలని ప్రభుత్వానికి సూచనలు చేస్తూ పోయినాం. చివరికి మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారికి అనేక లేఖలు రాసినాం. ఈ ధరణి పైన ఒక కమిటీ వేస్తే కూడా కమిటీ చైర్మన్ గారికి కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాం. కానీ మేము सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाई शर्मिला ने जिले खम्मा में पालेरू में पार्टी ऑफिस का संगे बुनियाद रखा और भूमि पूजा में शिरकत की। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली वाईएस विजयम्मा के अलावा पार्टी कायदीन और वाईएस राजशेखर रेड्डी के सैकड़ों हामी मौजूद थे। शर्मिला और विजयम्मा ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि राजशेखर रेड्डी का खानदान जिस तरह आंजहानी वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी कमजोर तबकात और गरीबों की तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए फिक्रमंद रहते थे, उसी तरह वो भी कमजोर तबकात और गरीबों के मसाइल को लेकर मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि इसमें रियासती हुकूमत और पुलिस ने कई रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। శాసించే విధంగా తెలంగాణ గడ్డ మీద భవిష్యత్ తెలంగాణ కోసం ముందుకొచ్చిన అక్క గారికి స్వాగతం చెప్తూ వ్యాల్యూమ్ పెంచండి సౌండ్. దయచేసి కూర్చోవాలి ప్లీజ్. మళ్ళొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఎవరు నిలబడద్దు ఇక్కడ బాక్స్ దగ్గర స్టేజ్ దగ్గర ఎవరు నిలబడద్దు, కూర్చోవాలి. నిలబడ్డే వాళ్ళందరూ కూడా కూర్చోవాలి. చైర్లు మీకోసమే ఉన్నాయి, దయచేసి చైర్లు మీకోసమే ఉన్నాయి, దయచేసి కూర్చోవాలి. పెద్ద దయచేసి ఆ టెంట్ కింద ఉన్న వాళ్ళు టెంట్ తీసేయండి. దయచేసి బంగారు గారు టెంట్లు తీసేయమని చెప్పండి. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఈ స్టేజ్ వరకు సభా ప్రాంగణానికి తీసుకురావాలి దయచేసి. ప్లీజ్ అక్కగా 2 నిమిషాల్లో వేదిక మీకు వస్తా ఉంటాం. పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భూమి పూజ ద్వారా ఈ రోజు మరో అడుగు ముందడుగు వేసిందని కూడా మీకు అందరికి చెప్తున్నా. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రజల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం ఇది ఒక నాందిగా భావిస్తున్నా. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇక్కడ మరి పేదలైతేనేమి, వెనుకబడిన వర్గాలైతేనేమి, నిరాదరణకు కరువైన వారిని వారి జీవితాలు బాగు చేయడం కోసం మరి మహా సంకల్పంతో ఇది ఒక తొలిమెట్టుగా భావిస్తున్నా. ఇవాళ రాజశేఖర రెడ్డి గారి జీవితం మరి ప్రతి మలుపులోనూ జనంతో ముడిపడి ఉంది. ఆ మాట ఎప్పుడు అనేవారు, నా ప్రతి మలుపులో జనం
రుణం నాతో ముడిపడి ఉంది అని చెప్పి ఎప్పుడు అనేవారు. రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం ప్రజల కుటుంబం, రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం జగదేక కుటుంబం అని కూడా మీకు అందరికీ కూడా తెలిసిందే. మరి అదే విధంగా ప్రజల మంచి కోసం, ప్రజల అభ్యున్నతి కోసం మరి వెనకడుగు వేయకుండా ఎన్ని అవమానాలు వచ్చినా, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని బాధలు వచ్చినా, ఎన్ని నష్టాలు వచ్చినా కూడా మరి ఆ చిరునవ్వుతో స్వీకరించి ముందుకు పోయే కుటుంబం రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం అని కూడా మీకు చెప్తున్నా. మాట తప్పని మడమ తప్పని కుటుంబం రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం. ఏదైనా మాట ఇస్తే అది మాట జరిగి తీరాల్సిందే. ఆ మాట కోసం ఎందాకైనా పోతారని కూడా మీకు అందరికీ కూడా తెలిసిందే. అటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డాడు పేదవాడు ఫోన్ చేస్తే 20 నిమిషాలకే 108 అంబులెన్స్ రావాలి అని అంతకు ముందు ఏ నాయకుడైనా ఆలోచన చేసిండా? ఒక రాజశేఖర రెడ్డి గారు కదా 108 అయినా 104 అయినా ఆలోచన చేసింది. 5 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే 5 సంవత్సరాలలో 46 లక్షల పేద కుటుంబాలకు ఇల్లులు కట్టిన నాయకుడు ఎవరు? రాజశేఖర రెడ్డి గారు కదా. పోడు భూములకు పట్టాలైతేనేమి, అసైన్డ్ భూములకు హక్కు కల్పించడం అయితేనేమి, మైనారిటీలకు 4% రిజర్వేషన్ అయితేనేమి, ఆ కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ప్రతి వర్గాన్ని కడుపులో పెట్టుకొని ప్రేమించిన నాయకుడు కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఈ పాలేరు నియోజకవర్గానికి ఎంత చేశాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు? పక్కనే ఉంది కదా పాలేరు రిజర్వాయర్, పక్కనే ఉంది కదా పాలేరు రిజర్వాయర్. దానికి మరమ్మతులు చేసిన నాయకుడు ఎవరు? రాజశేఖర రెడ్డి గారు కదా. నాగార్జున సాగర్ లెఫ్ట్ కెనాల్ ద్వారా దానికి నింపాలని 2 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వాలని ఆలోచన చేసిన నాయకుడు ఎవరు? రాజశేఖర రెడ్డి గారు కదా. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे हैदराबाद के पेशेंजर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज आरजी सेक्रेटेरिएट DRKR भवन में मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। सदर जमहूरिया रियासत के 5 रोजा दौरे पर सरमाई तातीलात मनाने 26 दिसंबर को हैदराबाद आने वाली है। वो अपने दौरे के मौके पर हैदराबाद के अलावा रामप्पा मंदिर, भद्राचलम का भी दौरा करेंगी। आज के इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि वो सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र वसी पैमाने पर इंतजाम करें और एक दूसरे महकमे के साथ तालमेल बरकरार रखें। सदर जमहूरिया जिस काम का दौरा करेंगी वहाँ की सड़कों की जंगी खतूत पर मरम्मत की जाए। इस सिलसिले में GHMC के कमिश्नर और सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के CEO को हिदायत दी गई कि वो सड़कों की मरम्मत के साथ साथ बैरिकेडिंग के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। पुलिस के आला अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो बंदोबस्त के वसीतर इंतजाम करें। महकमे सेहत के अहदेदारों को राष्ट्रपति नीलामी में प्रोटोकॉल के मुताबिक 24 घंटे मेडिकल टीम मुतयन करने की हिदायत दी गई। इसी तरह महकमे बर्फी के अहदेदारों को 24 घंटे बिला वक्फा बर्फी की सरबराही को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। सोमेश कुमार ने बताया कि सदर जमहूरिया अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर रंगारेड्डी जिले में रामचंद्र मिशन के बानी रामचंद्र महाराज की 150वीं जयंती तकारीब का इफ्तिताह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान असासों और कर्जों की तकसीम से मुतालिक केस की समाअत की। जस्टिस संजीव कुन्हा और जस्टिस सुंदरेश पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा रिट पिटीशन पर ये समाअत की। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले वकील को हिदायत दी कि वो इस केस के फरीकैन को रिट दरखास्त की नकल हवाले करे। बाद इस केस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करते हुए बताया कि मुत्तहिदा रियासत की तकसीम के बाद दोनों रियासतों के दरमियान असासों और कर्जों के अलावा मुलाजिमी की तकसीम का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई दुश्वारियां पेश आ रही। रिट दरखास्त में कहा गया कि जोग्राफियाई और इंतजामी तौर पर अगरचे के 2 रियासतें वजूद में आ गई, लेकिन असासों और कर्जों की तकसीम के मामले में वक्फे से तनाज़ात पैदा हो रहे हैं। दरियाओं के पानी से इस्तेफादे के मामले में भी हर साल दोनों रियासतों के दरमियान तनाज़ा पैदा हो रहा है। इन तनाज़ात की यकसुई के लिए कई मरतबा दोनों रियासतों के दरमियान बातचीत हुई, लेकिन उनका हल दरियाफ्त नहीं हुआ। रिट दरख्वास्त में अदालत उस्मा से दरख्वास्त की गई कि वो इस मामले में मुदाखलत करते हुए मरकज को वाज़ेह हिदायत दी। हैदराबाद में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। एक शख्स ने ATM से 1 लाख रुपए निकाले, लेकिन जल्दबाजी में उसने ये रकम अपनी गाड़ी के बजाय किसी और की गाड़ी में रखी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए ये रकम उसे वापस दिलवाई। पूरा मामला यह है कि उप्पल कॉलोनी पूरी कॉलोनी का अर्जुन पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने 12 दिसंबर की रात प्रशांति नगर में वाक़ खानगी बैंक के ATM से 1,10,000 रुपए निकाले। जल्दबाजी में उसने ये रकम अपनी गाड़ी के बजाय किसी और की गाड़ी में रख दी। घर पहुंचकर उसने देखा तो रकम नहीं थी। फौरी पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने ATM के पास लगे हुए CCTV कैमरों का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि वो गाड़ी किसी और की थी। गाड़ी के नंबर की मदद से उसके मालिक का पता लगाया गया तो पता चला कि वो गाड़ी
चिल्का नगर के अनिल कुमार की है। पुलिस ने उसे फोन किया तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने वो रकम हकीकी मालिक के हवाले कर दी। पुलिस की बरवक्त चौकसी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक शख्स को उसकी रकम वापस मिल गई। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के केथीपल्ली मंडल के अनुपमुला में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में मां और बेटा हलाक हो गए। जुम्मे के अवली सातों में एक तेज रफ्तार कार ने कंट्रोल खो दिया और डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई। मददगार गाड़ी में आग लग गई, जिसके नतीजे में उसमें सवार 2 अपराध मौके पर ही दम तोड़ गए। 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाया गया और मुतासरीन को गाड़ी से बाहर निकाला गया। जख्मियों को नकरेकल के सरकारी अस्पताल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए नारकेपल्ली कामिनी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शिनाख्त मां करुणा और बेटे फनी कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि तमाम मुतासरीन सूर्यापेट के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि हादसा हैदराबाद से सूर्यापेट जाते हुए पेश आया। एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मजीद तहकीकात जारी। करीमनगर बाईपास रोड के करीब रजवी चमन के पास एक गोदाम में भयानक आग लग गई। आग भड़कने के वाकये की मकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर 3 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया। मकामी लोगों का कहना है कि थैले के गोदाम में आग जुमेरात की आधी रात को लगी थी। गोदाम से जबरदस्त आग लगने से मकामी लोग खौफजदा हो गए। पुलिस के मुताबिक आग लगने से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुक्काम ने जुम्मे को एक मुसाफिर के कब्जे से 957 ग्राम सोना जब्त किया, जिसकी मालियत तकरीबन 47 लाख रुपए बताई गई। कस्टम्स के हुक्काम ने बताया कि मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। शुबे की बुनियाद पर हुक्काम ने जब उस मुसाफिर की तलाशी ली तो उसके पास से ये सोना बरामद हुआ। बालापुर पुलिस ने तहसीलदार बालापुर मंडल की मदद से मौजू मीरपेट में वाक़ एक ऐसे मकान को मोहरबंद कर दिया जहां तैबागिरी का अड्डा चलाया जा रहा था। इंस्पेक्टर बालापुर पुलिस स्टेशन ने बताया कि गणेश नगर नज TKR कॉलेज मौजू मीरपेट के एक मकान में फहाशी का कारोबार किया जा रहा था, जहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व तहसीलदार बालापुर मंडल S जनार्दन राव ने मुताल्लिका क़वानीन का इस्तेमाल करते हुए उस मकान को मोहरबंद कर देने के अहकाम जारी किए, जहाँ गैर कानूनी सरगर्मियाँ जारी थी। इंस्पेक्टर पुलिस ने बताया कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए ये कार्रवाई की गई। हुकूमत की जानिब से गरीब अफराद को सरबराह किए जाने वाले राशन के चावल की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कुलसुमपुरा पुलिस ने जियागुड़े में एक ऐसे गोदाम पर धावा किया जहां राशन के चावल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही थी। जयराम नामी शख्स इस गोदाम में चावल जमा कर रहा था ताकि ये चावल पड़ोसी रियासतों को मुंतकिल करके ज़ायद कीमत पर फरोख्त किया जा सके। पुलिस ने गोदाम पर धावा करते हुए वहां से लिंगम राजू, गंगाराजू, साई कुमार को गिरफ्तार किया। गोदाम से 17 क्विंटल चावल जब्त कर लिए गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके चावल महकमे सिविल सप्लाईज के हुक्काम के हवाले कर दिए। अब बात भारत जोड़ो यात्रा की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 2800 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय किया। भारत जोड़ो यात्रा अब तक मुल्क की 7 रियासतों से गुजर चुकी है। उनमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान में है। इस मौके पर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के 100वें दिन अंधेरे से उजाले की उम्मीद लेकर निकले हैं गांधी के मत वाले। अंधेरे के दरमियान भी यूं अवाम का इस्तकबाल के लिए उमड़ आना यात्रा को यादगार बना रहा है। इतिहास की सब किताबें देख लीजिए, लेकिन आज जैसा दौर कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरीके से वायलेंस होता है औरतों के खिलाफ, What kind of secure atmosphere she is going to grow up in? जहां नफरत की आग पे रोटियां सेकी जा रही हों, What is happening in the country is not in good health for the democracy. जहां अपने ही देशवासियों को जात और धर्म में बांटा जा रहा हो, मुसलमान, सिख, ईसाई है, ये स्थिति पैदा हो गई है कि पूरा देश तबाह हो गया है। जहां बेरोजगारी का खुप अंधकार हो और कमर तोड़ महंगाई की मार हो, 2-4 बड़ी कंपनियों द्वारा पूरे भारत को लूटा जा रहा है, जहां सपने टूट रहे हों और अपने पीछे छूट रहे हों। Nation is in a very bad shape. We are sick of what is happening in this country. करते बारा नहीं और वहाँ पे प्लस GST है। दबाना चाहती है सरकार किसानों को। जब आवाज उठाना और सर उठाकर खड़े होना नामुमकिन हो रहा हो,
we are not going to accept in India ऐसे क्रूर दौर which is में divided. एक यात्रा आई है। इस नफरत के अंधेरे को चीरकर क्रांति की मशाल उठाए। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। टूटे हुए सपनों को उम्मीद देने। राहुल जी इज द ओनली लाइट इन डार्कनेस। ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है। झुकते कंधों को फिर शान से उठाने। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। He's real, he's grounded, he's kind. नेहरू और गांधी का प्यार का पैगाम फैलाने। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते। इस देश के हर वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाने। डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। टूटते बिखरते इस देश को फिर से जोड़ने हम आए हैं। अब नहीं तो कल, 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 अब नहीं तो कल। करना जो करना, मेरे दिल में डर नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के इलेक्शन जीतने की कई वजूहत है। उनके पास भारी पैसा है, वो लोगों को धमकाते हैं। हम ऐसा नहीं करते और ये रिसोर्सेस हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास उतना पैसा नहीं है। बीजेपी के इक़्तिदार में आने की दूसरी वजह यह है कि वो नफरत फैलाते हैं, वो मुल्क को बांटते हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी का फंडा क्लियर है कि इन चीज़ों को लेकर बीजेपी का फंडा क्लियर है। जिस दिन कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि वो क्या है, उस दिन कांग्रेस हर इलेक्शन जीतेगी। उन्होंने मकामी पार्टियों के बारे में कहा कि मकामी पार्टियां ने, रीजनल पार्टीज के पास कंट्री को, पूरे मुल्क को लेकर कोई विजन नहीं है। मकामी पार्टियां ज़ात, एक तबका या फिर एक इलाके की नुमाइंदगी करती हैं। राहुल जी, आप लगातार कह रहे हैं कि ये मेरी यात्रा सियासी नहीं है, नया आप वोट मांग रहे हो। क्या आपकी यात्रा सियासी नहीं है, मकसद 3 आपने बता रखे हैं। नहीं, ये मेरी यात्रा नहीं है भैया, कांग्रेस की। हाँ। जन जन की हो जाएगी जो भी, मगर मेरी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप दिल से बोलते हैं, दिल का सवाल करते हैं, तो पब्लिक पूछ रही है आदमी क्यों घूम रहा है, इसको वोट नहीं चाहिए, राजनीति ये नहीं कर रहा, क्या फायदा मिलेगा? अल्टीमेटम जो मुद्दे आप उठा रहे हैं 8 साल से, 2014 से, न मीडिया न मोदी सरकार सीरियस ले रही है, पब्लिक रिजल्ट दे चुकी है लोकसभा राज्यसभा में, तो वो कह रही है क्यों घूम रहा है? ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है। और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। और ये व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं। और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये हिस्ट्री है हमारी, ये इतिहास है। और मैं पहला नहीं हूं और अंतिम नहीं होऊंगा। और ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की यात्रा है और ये हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। राजस्थान मीडिया से आखिरी सवाल है, पत्रकार टीवी से राहुल सिंह। देखिए, हिंदुस्तान, एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में एक फैशन बन गया है और ये प्रेस वालों ने भी थोड़ा फैलाया है, बीजेपी आरएसएस तो फैलाती है कि देश के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। मगर जो मुझे दिखा, और मैं अब तकरीबन 2500 कितने चले हैं जयराम जी, 2800 किलोमीटर चल रहा हूं, तो थोड़ा तो मैंने देखा होगा। मुझे दिखा है कि इस देश में करोड़ों लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, भाईचारा है और एक दूसरे के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने भी सोचा था कि भाई देश को खो क्या गया है, ऐसे देश में इतनी नफरत कैसे हो सकती है। और